स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो उसको, बिल्कुल इसका बेसिक जो वर्जन है। 11th के अंदर हम लोग उसी बेसिक वर्जन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसके अलावा ये क्लास 12th की फिजिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप केमिस्ट्री में 11th में आप इसको पढ़ोगे तो 12th की फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। फिजिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए जैसे केमिस्ट्री है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे इसकी पोस्टुलेट्स के बारे में। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर लेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी कैलकुलेशंस के बारे में, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। इसको देखने के बाद आपको कैलकुलेशन पढ़ने में मजा आएगा। अभी एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी इसके अंदर, जो आर क्रॉस पी होता है। मैंने शायद उसको पी क्रॉस आर लिख दिया है, तो एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा और देखिए इस लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बना लेते हैं हमने जो बचपन में हमने इसको पढ़ा है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन ये बात तो किसने बोली थी? रदरफोर्ड ने ही बोली थी। लेकिन हमने तो बोला था कि रदरफोर्ड गलत बोल रहा है ना। ये बात तो रदरफोर्ड ने ही बोली थी, लेकिन हम तो बोल रहे थे कि रदरफोर्ड गलत बोल रहे हैं। तो रदरफोर्ड अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर हम ये दोबारा कैसे बना रहे हैं? तो रदरफोर्ड ने क्या सही कहा और क्या गलत कहा उसके बारे में बात करेंगे। और जो गलत कहा रदरफोर्ड ने, बोहर ने उसी को बेस बनाकर अपनी सही बात रखी। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जो बोहर्स पोस्टुलेट्स हैं वो क्वांटम्स थ्योरी पे बेस्ड, ठीक है। क्वांटम्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड है ना। क्वांटम्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड, चलो रेडिएशन, क्वांटम्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड, ये हमारे बोहर्स पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है। क्वांटम्स थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स के बारे में ये आपको बताता है, ये आपको क्या क्या बताता है। सबसे पहले आपको बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। ये वही बात है, वही पहला ड्रॉबैक है जो किसका था? रदरफोर्ड मॉडल का था। तो हमने कहा रदरफोर्ड के मॉडल को कि जो ड्रॉबैक्स थे उनको बेस बनाकर इन्होंने अपना मॉडल दिया, ठीक है। तो हालांकि अपने बारे में इनकी अपनी एक खास बात थी, लेकिन ऑब्वियसली पुरानी चीज़ों की कमियां निकलेंगी तो नई चीज़ आएंगी ना। पुरानी चीज़ में अगर कोई कमी नहीं होगी तो नई चीज़ आने का क्या मतलब है? तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पुरानी चीज़ों की कमी को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नई चीज़ आती है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, उनके अकॉर्डिंग जो बात थी उससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। उल्टा ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जा रहा था। दूसरा है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अलावा ये बात कर रहे थे रेडिएशन पे, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात नहीं कर पाए थे वो ना रदरफोर्ड, इन्होंने लेकिन उसके बारे में बात की। तो अब बात करते हैं हम लोग इनके पोस्टुलेट्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। पहली वही बात है जो हमारे रदरफोर्ड ने कही थी। क्या थी वो बात? कि द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये होल मास क्या है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है ना, कॉल्ड एज न्यूक्लियस। द साइज या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। एटम के साइज से
न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। कितना? बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि एटम की अगर जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो मतलब जो रेडियस है, तो न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो एक की 10⁻30 आएगा और एक का 10⁻45 आएगा, तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना। तो ये पहला था जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो इन्होंने बात की कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स called as stationary orbit या बोलूं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या इन्हीं को कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स समझिएगा, इनकी जो हमारे जो ऑर्बिट्स है इनकी अपने आप में एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो पहली बात, एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है ना। ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, उन ऑर्बिट्स के अंदर ही कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनको नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो सर ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं क्या? इनकी कोई खास बात? तो इनकी जो खास बात है वो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, आज मैं पहली बात तो डस्टर पहनना भूल गया हूं, डस्टर पहन मतलब हमारा ग्लव्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, क्या हो रहा है? रिवॉल्व इन दोज परमिसिबल ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम as integral multiple of h/2π। बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज परमिसिबल ऑर्बिट, हर किसी ऑर्बिट के अंदर नहीं घूमेगा, उन ऑर्बिट्स के अंदर घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? h/2π का। अब सर ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है ना? इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है पहले तो ये बताइए। दूसरा, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो देखिए, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी तो आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी होगी तो आपको इंटीजर नहीं पता। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल वेक्टर के साथ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो है mvr। ठीक है, mvr ऑब्वियसली mv जो है मैं लिख देता हूं यहां पे, p है हमारा जो है p वेक्टर टू r। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ठीक है, ये हमारा क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। अगर ऑब्वियसली मुझे फिजिक्स नहीं आती, मतलब मैंने फिजिक्स थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी होती तो मुझे नहीं पता होता ये क्या होता है, हालांकि लर्न तो कर ही लेते हैं, है ना। तो p/r क्या होता है मैं बता देता हूँ, इसको mvr कहते हैं इसको। ठीक है, mvr क्या है? हमारा एंगुलर मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अगर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है किसका?
h/2 के इक्वल होना चाहिए। n की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, हालांकि 0 भी नहीं होती, 1 2 3 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? h/2 का। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी इंटीजर है। और ये 1 2 3 4 क्या है? ये एनर्जी लेवल है जिनको हम डेजिग्नेट करते हैं K L M N से। ठीक है, K से शुरू होता है, K L M N। तो अब समझ में आया, ये जो शेल है n इक्वल्स टू 1 है जिसको K बोलते हैं, n इक्वल्स टू 2 है जिसको L बोलते हैं, n इक्वल्स टू 3 है जिसको n बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? NH/2 के। तो ये होता है हमारा बोहर मॉडल। ठीक है, KLMN याद रखना है आपको, ये आपको डेजिग्नेट कर रखा है, वेयर n इज व्हाट? n इज द इंटीजर जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो यू नहीं है कि इसके बीच में, यू नहीं होगा, हाफ इंटू h/2 नहीं होगा, 1.5 या 2.5 इंटू h/2 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1 इंटू h/2, 2 इंटू h/2, 3 इंटू h/2। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसे कहते हैं क्या? क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या कहेंगे इसको? क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटम थ्योरी के बारे में बात की थी कि यस, हमारे बोहर ने क्या बोल, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या कहा था? एक मैट बिछी हुई है, एक चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए। लेकिन नहीं, बोहर ने कहा एक पर्टिकुलर टेबल्स बिछी हुई है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, या एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है उस टेबल पर बैठने के लिए, वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। कैसे? देखो, एक चढ़ाई पर अगर कोई बच्चा बैठा हो तो कोई यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। लेकिन हमने टेबल के अंदर जो रखी हुई है कि हमारी क्लास में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट सीट पे वही बैठेंगे जिनके 90% मार्क्स हो, सेकंड सीट पर वो लोग बैठेंगे जिनके 80% मार्क्स हो, थर्ड पर वो बैठेंगे जिनके 70% मार्क्स हो। तो हमने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, या बोलें कि पहली सीट जो है वो 1 मीटर पे है, सेकंड सीटर जो है वो 2 मीटर पे है, थर्ड जो है वो 3 मीटर्स पे है। तो डिस्टेंस फिक्स कर दिया है, 1.5 मीटर्स पे कोई भी हमारे पास बेंच नहीं है। तो एक पर्टिकुलर बेंचेस हमने बना दिए, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बना दिया जिस पर स्टूडेंट बैठेगा। बिल्कुल वैसे ही एक पर्टिकुलर एनर्जी की, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम की क्या है हमारे पास? ऑर्बिट्स हैं जिन्हीं पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। क्लियर है ये बात? तो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा पोस्टुलेट कंप्लीट हो चुका है। इसको हटा देते हैं हम चौथे पांचवे के लिए। ठीक है, फटाफट इसको देख लीजिए। तो 3 पोस्टुलेट्स हो चुकी हैं हमारी। जो तीसरी पोस्टुलेट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोहर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन के बारे में बात करी है। n मतलब 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1.5 2.5 नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं बस यहां पर। ठीक है, कि MVR मस्ट बी इक्वल टू NH/2π। क्या? अब बात करते हैं चौथा पोस्टुलेट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब ये खेल रहा है आपके साथ। मतलब हम अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे, या यूं बोलेंगे कि हमने जो बात बोली थी वो अधूरी थी। बात क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या एनर्जी, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या एनर्जी डज नॉट टेक place while revolving in, does not take place by electrons by revolving in a particular orbit। लेकिन वो एनर्जी को एमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। अरे यार, अभी तो बोला नहीं करते हैं, बात समझिए। ठीक है, अगर दूसरी बात होगी तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ, नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन एमिट करना मतलब एनर्जी एमिट करना बात हो जाएगी, क्योंकि रेडिएशन में हम लोग एनर्जी लेंगे से और होगी से। नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल revolving in a particular orbit।
अब समझिए, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट तो एमिशन नहीं होगा। इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स रेडिएशन or emits radiation, then it changes its orbit। ये अपना ऑर्बिट ही चेंज कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक उसने एनर्जी ली तो ऊपर चला जाएगा, एनर्जी एमिट की तो नीचे चला जाएगा, मतलब कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। सर अब ये एनर्जी पता कैसे चलेगा कि ऊपर में जा रहा है कि लोअर में जा रहा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हर कोई एनर्जी एमिट या हर कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। उसने भी उसमें क्या कर रखा है ना, फैब्रिकेट कर रखा है। क्या कर रखा है उसने? छान के रखा हुआ है कि यार हम तो सिर्फ यही एनर्जी एमिट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल, पांचवा, इलेक्ट्रॉन विल emit slash absorb only those energies, या बोले only those radiations having energies equals to change in the energy of any two orbits। ठीक है, तो डेली इज इक्वल्स टू h बाय एच म्यू के बराबर होना चाहिए, n इंटू एच म्यू के बराबर। ठीक है, तो ये एच म्यू क्या है? h प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, यहां पर भी हमने नहीं बताया था। h इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, h इक्वल्स टू क्या है आपके पास? प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻31 जूल पर सेकेंड, और डेल ई एन इंटू एच म्यू के बराबर होना चाहिए। अब ये तो हमारा जूल में हो गया, इसकी वैल्यू मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताता हूँ, जनरली हम लोग उसी में रखते हैं। डेली इज इक्वल्स टू, है ना, ये किस में है? जूल में है। किस में है? जूल में है। तो ये आप मैं बताता हूँ 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में है? एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10 मीटर की। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये एनर्जी, और ये एनर्जी किस में है? जूल में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वही एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जिसका जो एनर्जी जिसकी जो वैल्यू है वो n इंटू एच म्यू के बराबर होगी, यानी दो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की एनर्जी के इक्वल होगी, है ना, डिफरेंस के इक्वल होगी। जैसे पहली की एनर्जी कुछ है x है, दूसरी की एनर्जी y है, तो x माइनस वाई की इक्वल अगर एनर्जी है तो ही वो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। सर अब ये एनर्जी होती क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर एनर्जी है? तो इसके लिए हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया है कि पहले की इतनी होती है, सेकंड की इतनी होती है, थर्ड की इतनी होती है। अब ये कितनी होती है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर। लास्ट बात कर लेते हैं कि द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज n इक्वल्स टू 1, जिसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। If electrons absorb energy, then it shifts to higher energy level, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या है? n इक्वल्स टू 1 है, जिसका नाम क्या है? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो पहला साइज जो है वो किसका? न्यूक्लियस का बहुत छोटा है, किससे? एटम से, और सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है एक एटम का। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या हो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते टाइम तो कभी भी एमिशन नहीं होगा। अगर उसने एमिट या एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अपना ऑर्बिट ही चेंज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट और एब्जॉर्ब ओनली दोज एनर्जी जिनकी वैल्यू n/2π के हो, यानी चेंज इन एनर्जी क्या हो? h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये क्या होता है जनाब? ये जो वैल्यू होती है, अगर n नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। क्यों चल जाएगा सर? क्योंकि हम तो एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसको n इक्वल्स टू 1 कहते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। और अगर कोई भी
जो एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर चला जाएगा n इक्वल्स टू 2 में, 3 में, 4 में, और उतनी ही एनर्जी अगर एमिट कर देगा तो कहाँ आ जाएगा, फिर से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। अगले लेक्चर के अंदर, कंसेक्यूटिव लेक्चर इसके बाद ही आने वाला है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यूज क्या है, मतलब रेडियस क्या है ऑर्बिट की, वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो एनर्जी लेवल है उनकी एनर्जी है क्या। जो एनर्जी लेवल की यानी कि ऑर्बिट की एनर्जी होगी, वही एनर्जी का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी ही एनर्जी होगी। क्लियर है? तो अगले लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं। फटाफट इनको नोट कर लीजिए, अभी नोट नहीं करोगे तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वापस नोट भी नहीं करोगे, तो इसलिए नोट कर लीजिए इसको, और आगे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।